देखिए, ऑस्टियोपोरोसिस एक बीमारी है जो बढ़ती उम्र के साथ साथ हमारे जो बुज़ुर्ग लोगों हैं उन बुज़ुर्ग लोगों में ज़्यादा पाई जाती है। अगर हम देखें तो ऑस्टियोपोरोसिस मुख्य रूप से आपका जो शरीर का कंकाल तंत्र है या जो आपका शरीर का स्ट्रक्चर है जो कि आपकी हड्डियों पे बना हुआ है उसको अफेक्ट करता है। ऑस्टियोपोरोसिस को हम साधारण भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे अगर आप मधुमक्खी के छत्ते को देखें तो उसमें छोटे छोटे कोटर बने होते हैं। एक एक छत्ता दूसरे छत्ते से छोटी छोटी पतली पतली दीवारों से अलग अलग रहता है। अगर आप छोटे छोटे कोटरों के बीच की दीवारें आप हटा दें, छत्ता उतना ही बड़ा रहेगा लेकिन उनके अंदर बड़ी बड़ी कैविटीज़ बन जाएंगी, बड़े बड़े गोल गोल छेद बन जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही होता है। हड्डी जब अंदरूनी तौर से गलने लगती है तो उसकी वजह से हड्डी अंदरूनी तौर से खोखली हो जाती है। हम इसको ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। और साधारण भाषा में अगर आप समझना चाहें तो जो नॉर्मल हड्डी होती है, जो साधारण व्यक्ति की हेल्दी बोन होनी चाहिए, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर एक कॉम्पैक्ट लकड़ी के जैसा होना चाहिए, जैसे लकड़ी का एक टुकड़ा। और जो ऑस्टियोपोरोस्ड बोन होती है, जिसमें ऑस्टियोपोरोसिस हो गई होती है, वो हड्डी घुन लगी हुई लकड़ी की तरह हो जाती है। अक्सर आपने सुना होगा कि रात के समय हमारे बड़े बुजुर्ग पेशाब करने के लिए या किसी भी और वजह से उठे या रास्ते में कुछ सामान पड़ा था, पैर फिसल के गिरा और कूल्हे कमर की हड्डी टूट गई। मुख्य समस्या गिरना नहीं होती है, मुख्य समस्या होती है कि हड्डी अंदरूनी तौर पे इतनी कमज़ोर हो चुकी होती है कि यदि व्यक्ति ज़रा सा लड़खड़ा के गिरे तो हड्डी टूट जाती है। देखिए, ऑस्टियोपोरोसिस होने का खतरा मुख्य रूप से हमारी माताओं और बहनों का होता है। और कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो क्रॉनिक लीवर डिजीज़ से पीड़ित हैं, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ से, मतलब ऐसे मरीज़ जिनका लीवर या किडनी फेल हो चुका है, ऐसे मरीज़ जिनका पैराथायराइड बढ़ा रहता है, ऐसे मरीज़ जो बहुत लंबे समय से अल्कोहल का सेवन कर रहे हैं, ऐसे मरीज़ जो बहुत दिनों से विटामिन डी जिनके अंदर कम बना हुआ है। ऑस्टियोपोरोसिस एक फाइनल आउटकम है। ऑस्टियोपोरोसिस होने से पहले की जो अवस्था है उसको हम लोग ऑस्टियोपीनिया बोलते हैं, या विटामिन डी की कमी बोलते हैं, या कैल्शियम विटामिन डी की कमी की वजह से हड्डियों की कमज़ोरी बोलते हैं। तो कोई भी व्यक्ति जो सही प्रकार से खान पान नहीं ले रहा है, अपने भोजन में प्रचुर मात्रा में विटामिन डी या कैल्शियम या दूध और दूध से बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, या अगर वो नॉन वेजिटेरियन है तो सही प्रकार से नॉन वेज का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, तो लंबे समय तक अगर हड्डी में कैल्शियम और विटामिन डी की डिफिशियंसी बनी रहती है तो हड्डी अंदर से खोखली हो जाती है, और यही ऑस्टियोपोरोसिस है। ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से अनएक्सप्लेन बॉडी पेन होता है, मतलब ऐसा बॉडी पेन, ऐसा शरीर का दर्द जिसकी कोई वजह नहीं समझ में आती। अक्सर लोग कहते हैं कि सुबह सुबह सो के उठते हैं, तकलीफ़ होती है, उठने का मन नहीं करता, पिंडलियों में दर्द होता है, पैर की एड़ियों में दर्द होता है, झुकने का मन नहीं करता। देखिए, ये सारी चीज़ें एक तरफ इशारा कर रही होती हैं कि आपका जो हड्डियों का ढांचा है वो कमज़ोर हो चुका है और सुचारू रूप से आपके भार को गतिपूर्वक एक जगह से दूसरी जगह में ले जाने में अक्षम हो रहा है। साथ में जो हमारे वयस्क लोग हैं, जो प्रौढ़ लोग हैं जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर है, यदि वो बार बार कंप्लेन करें कि रात में जब सोते हैं तो पिंडलियों में ऐंठन मरोड़ होती है, टाँच पकड़ना जिसे बोलते हैं, ये भी ऑस्टियोपोरोसिस का एक लक्षण होता है। कई बार आदमी ज़रा सा गिरता है और गिरने के बाद रीढ़ की हड्डी दब जाती है। अगर एक्सरे में देखें तो हम लोग इसको ऑस्टियोपोरोटिक कोलैप्स बोलते हैं। ये ऑस्टियोपोरोटिक कोलैप्स, क्योंकि अक्सर हम एक्सरे तो करा नहीं पाते हैं, हमारे बुजुर्गों में कई बार एक्सरे अवेलेबल नहीं होता है, लेकिन जब भी आप उनकी रीढ़ की हड्डी को देखेंगे तो जो नॉर्मल कर्वेचर होना चाहिए रीढ़ की हड्डी का, वो कर्वेचर नहीं होता है, हड्डी ऐसे दुबी होती है, जिसको हम लोग कुबड़ निकलना भी बोलते हैं। तो ये साफ साफ बताता है कि हड्डियाँ पूरी तरह से कमज़ोर हो चुकी हैं, गल चुकी हैं। ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी बीमारी है जो ज़्यादातर महिलाओं में पाई जाती है, पुरुषों में कम पाई जाती है। महिलाओं में ऑस्टियोपोरोसिस होने के जो मुख्य कारण होते हैं वो लंबे समय तक विटामिन डी की कमी का बना रहना, प्रसव के बाद, जैसे हमारे भारतीय माताएं बहनाएं हैं, प्रसव के बाद अक्सर हमने देखा है कि
जिस प्रकार की केयर मिलनी चाहिए, जिस प्रकार की सेवा होनी चाहिए, खान पान जैसा होना चाहिए वैसा नहीं होता है। और विटामिन डी की लंबे समय तक यदि डिफिशिएंसी बनी रहे, कमी बनी रहे, तो उसकी वजह से हड्डियां अंदरूनी तौर से कमज़ोर होने लगती हैं। कमज़ोर हड्डी को बिल्कुल आप ऐसे समझ सकते हैं, नॉर्मल हड्डी समझ लीजिए जैसे ग्रेनाइट का पत्थर, और कमज़ोर हड्डी बलुआ पत्थर। ग्रेनाइट के पत्थर को आप रगड़ेंगे तो इतनी जल्दी वो घिसेगा नहीं, लेकिन बलुआ पत्थर को आप रगड़ेंगे तो घिस भी जाएगा और टेढ़ा मेढ़ा भी हो जाएगा। जब हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं तो विशेषकर घुटनों की हड्डियाँ एक दूसरे को रगड़ने लगती हैं, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, इसे हम गठिया रोग कहते हैं। अगर रीढ़ की हड्डी, कमर की हड्डी, नीचे की लंबर स्पाइन की टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है तो हम इसे लंबर स्पॉन्डिलोसिस बोलते हैं। गर्दन की हड्डी में यही परिवर्तन आते हैं तो हम लोग सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस बोलते हैं। जगह अलग अलग हैं, लक्षण अलग अलग होते हैं, बीमारी का नाम अलग अलग होता है, लेकिन जो मूल वजह है बीमारी की वो ऑस्टियोपोरोसिस होती है। ऑस्टियोपोरोसिस से बचने के लिए सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि हमारी हड्डियाँ ना तो एक दिन में मजबूत होती हैं और ना ही एक दिन में कमज़ोर होती हैं। हड्डी एक बायोलॉजिकल सिस्टम है, एक बायोलॉजिकल अंग है, आपके शरीर का एक अंग है, जैसे लीवर है, किडनी है, हार्ट है। हड्डी भी एक बहुत बड़ा ऑर्गन सिस्टम है। हड्डी की अच्छी हेल्थ के लिए जो ज़रूरी तत्व होते हैं, जिसमें विटामिन डी आता है सबसे ज़्यादा ज़रूरी, विटामिन सी होता है, बी ग्रुप के विटामिन होते हैं, सेलेनियम होता है, और कुछ जो बुरी आदतें हैं उनका ना होना होता है। जो लोग अत्यधिक धूम्रपान करते हैं, अत्यधिक मदिरा का सेवन करते हैं, अल्कोहल लेते हैं किसी भी फॉर्म में, उनकी भी हड्डियां कमज़ोर होती हैं। तो यदि आप में ये बुरी आदतें हैं तो इन्हें छोड़ दीजिए। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो आपकी मांसपेशियों में खून की सप्लाई नहीं बढ़ेगी। प्रकृति का सिद्धांत है, जिस चीज़ का आप इस्तेमाल करते हैं वो मजबूत होती है, यूज़ एंड डिसयूज़ का। तो यदि आप कसरत नहीं करेंगे, आपकी मांसपेशियों में खून की सप्लाई नहीं होगी, और हड्डी को खून की सप्लाई सिर्फ मांसपेशियों से मिलती है। हड्डी को हम ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे केले का तना मोटा होता है बाहर से देखने में, लेकिन जब आप उसे खोलते जाएं चारों तरफ पट्टियां लपेटी होती हैं, अंदर एक पतली सी डंठल बचती है। ऐसे ही हड्डी के चारों तरफ मांस लपेटा होता है। तो यदि मांस की खून की सप्लाई बढ़ेगी तो हड्डी की सप्लाई बढ़ेगी। इसीलिए कहा जाता है कि हेल्दी लाइफस्टाइल, जिसमें अच्छा खान पान शामिल है। विटामिन डी के और देखिए मुख्य स्रोत जो होता है वो दूध या दूध से बनी हुई वस्तुएं होती हैं, या फिर नॉन वेजिटेरियन फूड होता है। विटामिन डी हमारा जो वेजिटेरियन, ये जैसे हम बोलते हैं शाकाहारी भोजन, उसमें कम मात्रा में होता है। तो यदि आप शाकाहारी हैं तो दूध लेना आपके लिए नितांत आवश्यक है। मैं फिर कह रहा हूँ, यदि आप शाकाहारी हैं तो दूध लेना आपके लिए नितांत आवश्यक है। कम से कम 1 गिलास दूध प्रतिदिन अपने भोजन में शामिल करें। और यदि आप मांसाहारी हैं तो हफ्ते में 2 से 3 बार कम से कम फ़िश का सेवन करें, या चिकन मटन ले सकते हैं, या फिर प्रतिदिन 1 अंडे का सेवन कर सकते हैं। अंडे का सेवन करते समय मित्रों आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अंडे का जो येलो वाला पार्ट होता है, यदि आपको हाइपर कोलेस्ट्रीमिया की शिकायत है, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, तो उसका सेवन ना करें। कोशिश करें सिर्फ वाइट वाले पार्ट का ही सेवन करें। और जो लोग जिनको विटामिन डी कम के सिम्टम्स हो रहे हैं, विटामिन डी की कमी के लक्षण मैं बता देता हूँ। सबसे पहला, मांसपेशियों में दर्द होता है। सुबह सो के उठें तो एड़ियों में चुनचुनाहट दर्द महसूस होती है, पंजे ज़मीन पे रख के आप नहीं चल पाते, पिंडलियों में ऐठन मरोड़ होता है, मांसपेशियों में अक्सर तनाव आ जाता है। तो ये सारे लक्षण विटामिन डी की कमी के हैं। विटामिन डी यदि कम रहेगा तो सबसे पहला असर आपकी मांसपेशियों की ताकत पे पड़ता है, और उसके बाद हड्डियों पे पड़ता है, और हड्डियों में कमज़ोरी आने लगती है। अगर लंबे समय तक हड्डियां कमज़ोर बनी रहें तो घिसने लगती हैं, टेढ़ी मेढ़ी होने लगती हैं, और अंदर से खोखली हो जाती हैं, यानी कि ऑस्टियोपोरोसिस हो जाती है। दूसरी चीज़ें मित्रों, जो हमारी माताएं बहनें जिनको रजोनिवृत्ति हो चुकी है, देखिए ईस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है विशेषकर महिलाओं में, ये ईस्ट्रोजन हार्मोन महिलाओं की बोन हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो हमारी वो माताएं बहनें जिनको रजोनिवृत्ति हो चुकी है, जिनका मेनोपॉज हो चुका है, उनमें यदि ईस्ट्रोजन की डिफिशियंसी के विड्रॉल के सिम्टम्स आ रहे हैं, या ऐसी माताएं बहनें जिनकी ऊफ्रेक्टमी या हिस्टेक्टमी हो चुकी है, उन्हें अपना ईस्ट्रोजन लेवल चेक कराना चाहिए।
यदि ईस्ट्रोजन बहुत कम है तो हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी की तरफ जा सकते हैं, साथ में विटामिन डी सप्लीमेंटेशन ले सकते हैं। जिन लोगों को क्लियर कट एस्टैब्लिश्ड ऑस्टियोपोरोसिस है उनके लिए रिकॉम्बिनेंट टेरीपेराटाइड और एंटीबॉडी सबक्यूटेनियस इंजेक्शंस आते हैं। रिकॉम्बिनेंट टेरीपेराटाइड 20 माइक्रोग्राम सबक्यूटेनियस डेली लेना होता है और कम से कम 12 से 18 महीने तक लेना होता है, और एंटीबॉडी इंजेक्शंस वो हर 6 महीने पे लेने होते हैं। दोनों ही सेफ़ हैं, दोनों ही टेस्टेड हैं, और इन दोनों के अलावा और कोई भी तीसरी दवाई नहीं है जो ऑस्टियोपोरोसिस मतलब जो हड्डी अंदर से खोखली हो चुकी है उसमें दोबारा से जान डाल दे। एक बार ऑस्टियोपोरोसिस हो गई तो इलाज सिर्फ यही दो बचता है। इसके पहले जो मैंने आपको सारे तरीके बताए हैं वो सिर्फ प्रिवेंटिव है, मतलब ऑस्टियोपोरोसिस होने से बचाने के लिए हैं। एक बार हो गई तो उसमें काम नहीं करेंगे। इसका पता हम डेक्सा स्कैन द्वारा लगा सकते हैं। डेक्सा स्कैन में हम जो पेशेंट है उसकी और जो नॉर्मल बोन डेंसिटी है हम उसको कंपेयर करते हैं। यदि -2.5 स्टैंडर्ड डेविएशन कम होता है नॉर्मल से तो हम लोग इसको ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। खास बात यह है कि ऑस्टियोपोरोसिस की ट्रीटमेंट की प्रोग्रेस और ऑस्टियोपोरोसिस का ट्रीटमेंट सक्सेसफुल हुआ है कि नहीं हुआ है, इस बात के लिए हमें इवैल्यूएशन हमेशा एक ही डेक्सा मशीन से कराना चाहिए। कहने का मतलब जिस डेक्सा मशीन से आप डे 1 पे कराएंगे उसी से 6 महीने बाद, फिर उसी से 12 महीने बाद, फिर उसी से 18 महीने बाद। ना तो मशीन चेंज होनी चाहिए, ना जो ऑब्जर्वर जिसने उसको ऑब्जर्व किया है वो चेंज होना चाहिए। नॉर्मली अगर हम टेरीपेराटाइड और एंटीबॉडी इंजेक्शन देते हैं, टेरीपेराटाइड 20 माइक्रोग्राम सबक्यूटेनियस डेली देते हैं और इंजेक्शन एंटीबॉडीज़ के हर 6 महीने पे देते हैं, तो नॉर्मली हम देखते हैं कि 12 से 18 महीने के बीच में कम से कम 1 स्टैंडर्ड डेविएशन बोन मिनरल डेंसिटी में इम्प्रूवमेंट होता है। और ये बहुत सिग्निफिकेंट होता है, वो इसलिए क्योंकि जैसे ही आप ऑस्टियोपोरोसिस का ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले जो दर्द और बेचैनी और जो वेदना है, जो व्यक्ति का कष्ट है, वो कम होना शुरू हो जाता है। उसको जीवन जीने में फिर से आनंद और स्फूर्ति की अनुभूति होने लगती है। यदि आप सोचें कि अब आप खाना खा के अब आप कुछ और कैल्शियम विटामिन डी एक्स्ट्रा लेके अपने बोन मिनरल डेंसिटी को बढ़ा सकते हैं, तो भूल जाइए, ऐसा नहीं होने वाला है। हाँ, ऑस्टियोपोरोसिस होने से पहले की जो अवस्था होती है जिसको हम ऑस्टियोपीनिया बोलते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस एक दिन में नहीं होती है। ऑस्टियोपोरोसिस होने से कम 5-10 साल पहले से ऑस्टियोपीनिया की स्थिति बनी होती है। ऑस्टियोपीनिया के लक्षण भी ऑस्टियोपोरोसिस जैसे ही होते हैं, जिनमें अनएक्सप्लेन बॉडी पेन जिसे बोलते हैं। अक्सर लोगों को आपने सुना होगा कंधे में दर्द रहता है, गर्दन में दर्द रहता है, कमर में दर्द रहता है, सुबह सोकर उठते हैं तो ठीक से चल नहीं पाते हैं, रात में मांसपेशियों में ऐंठन मरोड़ महसूस होती है, सुबह सोकर अगर उठते हैं तो पूरी कमर एकदम जाम रहती है, चलने फिरने में तकलीफ़ रहती है। तो ये सारे लक्षण ऑस्टियोपीनिया के होते हैं। यदि आप में ऐसा लक्षण आ रहे हैं तो सबसे पहले डॉक्टर से संपर्क करिए, विटामिन डी का टेस्ट कराइए। विटामिन डी से भरपूर जो भोज्य पदार्थ हैं, आप दूध और दूध से बने हुए किसी भी प्रकार का भोज्य पदार्थ यदि आप लेते हैं तो आपको विटामिन डी प्रचुर मात्रा में मिलता है। यदि आप फिश लेते हैं तो प्रचुर मात्रा में मिलता है। यदि आप चिकन मटन लेते हैं तो उसमें भी अच्छी मात्रा में होता है। वेजिटेरियन डाइट यदि आप फॉलो कर रहे हैं तो आपको दूध लेना नितांत आवश्यक है, क्योंकि यदि आप दूध नहीं लेंगे तो आप में विटामिन डी की कमी बनी रहेगी, जिसकी वजह से ऑस्टियोपीनिया होगा, जो फ्यूचर में चल के ऑस्टियोपोरोसिस में कन्वर्ट होगा। एज ए डॉक्टर मैं लोगों को सिर्फ एक सलाह देना चाहूँगा, और वो ये है, मोबिलिटी इज़ लाइफ, लाइफ इज़ मोबिलिटी। मतलब जीवन चलती का नाम गाड़ी है। यदि आप चाहते हैं अंत समय जब आपका आए तो प्राण कष्ट में ना छूटें, दर्द में तकलीफ़ में ना छूटें, तो अपनी हड्डियों के ढांचे को मजबूत रखिए। आपका अपना शरीर ही आपका सबसे बड़ा मित्र होता है। यदि आपकी हड्डियां कमज़ोर रहेंगी तो आप चल फिर नहीं पाएंगे, चल फिर नहीं पाएंगे तो आप एक अपाहिज की तरह जीवन जीने के लिए मजबूर हो जाएंगे। यदि आप चलते रहेंगे, एक्सरसाइज करते रहेंगे, रेगुलर डाइट फॉलो करते रहेंगे, तो आपके शरीर की हड्डियां मजबूत रहेंगी। आप काफ़ी हद तक आत्मनिर्भर होकर आत्मसम्मान के साथ जीवित रहेंगे।